वैसे हम में से काफ़ी लोग ये सोचते ही रहते हैं कि क्या हो अगर किसी दिन कोई भी एलियन का बड़ा सा स्पेसशिप आए और अर्थ से टकरा जाए और उनमें से जितने भी सारे एलियंस हो वो सभी इंसानों को मारना शुरू कर दे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही रहता है इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट। लेकिन जिस तरह से इस स्टोरी को दिखाया गया है, यानी कि विजुअल जिस तरह से इतने अमेजिंग हैं और उसे इस तरह से बताने में काफ़ी मुश्किल जाएगा, तो इससे अच्छा होगा कि आप पहले मूवी को देख लीजिए। डायनासोर का अंत करने वाले जिग्ज़ुरुप एस्टेरॉयड को तो आप सभी एकदम अच्छे से जानते होंगे, जिसका क्रिएटर आज भी हमें अर्थ पर मौजूद देखने को मिलता है। तो इसी तरह से कुछ एक स्पेसशिप आता है कई साल पहले जो कि हमारे अर्थ से टकरा जाता है और वो क्रैश कर जाता है, और उस स्पेसशिप के अंदर व्हाइट स्पाइक्स नाम के कई सारे एलियंस रहते हैं। अब एलियंस का नाम उस समय तो रखा नहीं गया था, वो आगे चल के ही रखा जाता है और 2030 में वो सारे जाग जाते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो 2030 में ही वो सब जागे, ना कि जब क्रिस पैट का जब वहाँ पर ईयर चल रहा था तब। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में जितने भी ग्लेशियर हैं, आइस से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे करके पानी में तब्दील होते जा रहे हैं और पिघलते जा रहे हैं। और ये जो स्पेसशिप गिरा था वो रशिया के किसी नॉर्दर्न पोल में गिरा था। तो वहाँ पर जब ये स्पेसशिप गिरता है तो वो बर्फ़ की वजह से बर्फ़ के काफ़ी अंदर ढक जाता है, और 2023 और 48 आते आते ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप में जितने भी एलियंस रहते हैं वो धीरे धीरे जागना शुरू कर देते हैं। और ईयर चल रहा होता है 2048, और 2048 के बाद से जितने भी एलियंस जागते हैं तो फिर सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से के बाद से वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलने लगते हैं और पूरी दुनिया पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और 2051 आते आते एलियंस इतनी तबाही मचा देते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख रह जाती है। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सिर्फ एक रशिया कंट्री की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वो आधे से ज़्यादा तबाही कर देते हैं। सच बताऊँ तो ये थैनोस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये मूवी क्यों बेस्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ट्रैवल और एलियन दोनों को ही मर्ज करके एकदम ही बेस्ट वे में दिखाया गया है। यानी कि ये सिर्फ एलियन मूवी ही नहीं है और सिर्फ टाइम ट्रैवल मूवी ही नहीं है, बल्कि दोनों को 50-50% मिक्स करके दिखाया गया है। अब मैं 50-50% भी नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम ट्रैवल को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और जैसा कि बाकी सभी हॉलीवुड मूवी में होता है कि कैसे भी करके दुनिया को बचाना है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइमलाइन होने की वजह से जो 2050 में जो यूनिवर्स रहता है, यानी कि जो अर्थ रहता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइट स्पाइक की वजह से। लेकिन 2048 आते आते उसके बचने से पहले क्रिस पैट को यहाँ पर वो सीरम लेके आना रहता है जो कि उसकी बेटी ने, म्यूरी ने, सारे एलियंस को मारने के लिए बनाया था 2050 में। और मूवी का जो सबसे बड़ा प्लॉट था वो था फादर और डॉटर का रिलेशन। बिल्कुल सेम प्लॉट इंटरस्टेलर मूवी में भी था, लेकिन वो एक स्पेस मूवी थी और ये एक टाइम ट्रैवल प्लस एलियन मूवी है। हाँ, थोड़ा सा हॉरिफाइंग भी है क्योंकि कुछ एलियंस एकदम ही ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी डरावना देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रोटोगनिस्ट क्रिस पैट के बारे में। क्रिस पैट का रियल नेम डैन फॉस्टर रहता है इस मूवी में। इस मूवी में जब वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन से चल रहे होते हैं तभी वो अपनी बेटी के बर्थडे में आते हैं। हाँ, मतलब अपने ही घर में। तब उन्हें कोई भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब वो टीवी में देख रहे होते हैं, एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। फिर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वार्म होल क्रिएट होता है, जहाँ पर कुछ लोग 2050 से आते हैं 2022 में लोगों की मदद मांगने के लिए। अब ऐसा इसलिए आते हैं ताकि उन्हें कुछ लोग मिल जाएं उस एलियन से लड़ने के लिए, वाइट स्पाइक्स जिनका नाम है, जो कि अभी जाग चुके हैं 2050 में। उसके बाद हमें बीच में 12 मंथ्स का लीव दिखाया जाता है। उसके बाद डैन फॉस्टर वो एक साइंस टीचर बन चुके होते हैं और दुनिया भर की जितनी भी मिलिट्री होती है वो 12 महीने तक खुद को ट्रेन कर रही होती है भविष्य में आगे जाने के लिए 30 साल, और फिर उस वाइट स्पाइक से लड़ने के लिए। लेकिन बहुत ही कम लोग वापस आते हैं, जैसे कि अगर 1000 लोग जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 100 या 200 ही वापस ज़िंदा आते हैं, वरना बाकी के सारे मारे जाते हैं 30 साल आगे फ्यूचर में। और फिर जब डैन फॉरेस्टर जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तभी उनको मैसेज आता है उन्हें एक ऑफिस में आने के लिए, यानी कि एक कैंप में आने के लिए। वही कैंप होता है जहाँ से सभी लोगों को फ्यूचर में भेजा जा रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था, यानी कि उन लोगों को पता ही था कि वो कुछ या तो कुछ महीने में मरने वाले हैं या फिर कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम है। इसलिए वहाँ पर के जितने भी सिविलियन थे उनको सोल्जर बनाकर ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। लेकिन हाँ, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जा रहा था। 7 दिन के बाद वो वापस आने वाले थे। और
यहाँ पर दो एक ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जो कि इस पूरे मूवी को एक नया प्लॉट दे देते हैं, डोरियन और गैटर। गैटर तो थोड़ा सा मतलब कि एक केमिकल साइंटिस्ट रहता है और थोड़ा सा फ़नी रहता है, जो कि इस मूवी में एक कॉमेडी का काम करता है, मतलब कि कॉमेडी सीन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो डोरियन रहता है वो थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर रहता है। वो कैंसर से लड़ रहा होता है और उसको कैसे भी इस दुनिया को उस वाइट स्पाइक से आज़ाद कराना होता है, मतलब कि वैसे ही कुछ। लेकिन उसका एम रहता है कि हर एक वाइट स्पाइक्स को वो मार गिराए और कैसे भी उसका भविष्य पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए, यानी कि 2051। और वो इस बात को बिल्कुल भी ना भूले, इसके लिए वो अपने गले पर एक वाइट स्पाइक्स का नाखून भी लटकाया हुआ रहता है, जो कि इस मूवी का सबसे अमेजिंग सिंबल रहता है। फिर क्रिस पैट यानी कि हमारे डैन फॉस्टर 2050-51 के अराउंड जाते, तब उनकी मुलाकात होती है उनकी बेटी म्यूरी से, जो कि करीबन 30 साल की हो चुकी रहती है। और इस मूवी का जो टाइम ट्रेवल वाला सीक्वल था वो काफ़ी मतलब कि रियलिस्टिक था, जो कि हमें टाइम ट्रैवल को काफ़ी यूनिक वे में दिखाता है। यहाँ का जो टाइम ट्रैवल वाला सीक्वल था वो बाकी सारी मूवीज़ से काफ़ी अलग था। बाकी सारी मूवीज़ में एक टाइम मशीन होता है जिसका इस्तेमाल करके लोग टाइम में आगे जाते हैं या फिर पीछे जाते हैं। प्रीडेस्टिनेशन में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर वो टाइम डिलेशन को फील करके बिल्कुल ही नई टाइमलाइन में चले जाते हैं, यानी कि वो टाइम ट्रैवल तो करते हैं लेकिन सिर्फ उस टाइम मशीन की मदद से। लेकिन यहाँ पर एक वॉर्म होल क्रिएट किया जाता है 2050 और 2022 के बीच में, तो जिसकी वजह से 2050 के लोग 2022 में आते हैं उनसे मदद मांगने के लिए, जो कि डैन फॉस्टर का ईयर चल रहा होता है, करेंट ईयर। और इस मूवी में दो टाइमलाइन चल रही है, एक 2050 की और एक 2022 की, जिसमें हमारे क्रिस पैट हैं। और फिर जैसे ही 7 दिन खत्म होते हैं तो क्रिस पैट अपने करंट टाइमलाइन में आते हैं 2022 में। लेकिन आखिरकार 2050 में क्या हुआ तो उसे अगर मैं ना ही बताऊँ तो ही ठीक रहेगा, वरना मूवी पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। तो जब क्रिस पैट अपने करंट टाइमलाइन में आते हैं यानी कि 2022 में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वाइट स्पाइक्स आखिरकार आए कहाँ से। यानी कि जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि ये बाहर से क्रैश होंगे तो ये लैंड करेंगे और 2048 में ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा आगे चल के बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। और यहाँ पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च होती है जिससे ये पता चलता है कि ये जो वाइट स्पाइक्स हैं वो रशिया के बर्फीले बर्फ़ के अंदर दफन है, यानी कि इनका स्पेसशिप कई साल पहले ही लैंड कर चुका है हमारे अर्थ पे। तो यही बस इसका सबसे बड़ा प्लॉट था, यानी कि स्पेसशिप जब आए थे तब ये एलियंस बाहर से नहीं आए थे बल्कि ये अर्थ के अंदर से ही बाहर आए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर डिटेल जो आप में से काफ़ी लोग ने शायद तक मिस कर दिया होगा, तो यहाँ पर जब ये एलियंस यानी कि ये वाइट स्पाइक जब सोते रहते हैं तो ये ठंड की वजह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जैसा कि हम सब सोच रहे थे कि ये उसी के साथ आए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये ठंड की वजह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि रशिया के इस नॉर्दर्न पार्ट पे वाइट स्पाइक मौजूद हैं, तो तुरंत ही क्रिस पैट और उनकी टीम तुरंत ही रशिया के लिए रवाना हो जाती है। तो यहाँ पर उनके फादर भी आते हैं क्रिस पैट के, जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिस पैट के साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर एंडिंग में भी फादर और सन के रिलेशन को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा फाइट होता है, तो यहाँ पर देखना ये रहता है कि वाइट स्पाइक जीतता है या फिर क्रिस पैट, और फाइनली वर्ल्ड को कौन बचाता है या फिर वर्ल्ड बचती भी है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जानबूझ के ये नहीं बताने वाला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, और मूवी कैसी लगी आप भी कमेंट कर बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।